हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। क्लास 9th राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे थे हम। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसका पार्ट फर्स्ट देखा था हमने दोस्तों। तो देखिए ये लेसन था लोकतंत्र का। तो ये हमने दोस्तों यहाँ तक हमने कंप्लीट देख लिया था। और इस पार्ट फर्स्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि हमने इसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी थी, लोकतंत्र के प्रमुख 4 विशेषताएं देखी थी, है ना। और ये चारों विशेषताओं पर काफ़ी डीप हमने उस पर अध्ययन किया था कि भाई लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है अब्राहम लिंकन के अनुसार। और प्रमुख फैसले जो है फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फेयर इलेक्शन से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ गए उनके द्वारा ही प्रमुख फैसले होते हैं। और एक व्यक्ति एक वोट और उसका समान मूल्य होता है। और कानून का राज्य और अधिकारों का आदर जहां पर हो वहां डेमोक्रेसी कहलाती है। तो आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर पार्ट फर्स्ट देखिएगा और फिर सेकंड देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए, मतलब जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें से सबसे बेस्ट लोकतंत्र ही क्यों है, या फिर लोकतंत्र के खिलाफ तर्क मतलब डीमेरिट देखेंगे। डेमोक्रेसी के खिलाफ कई चीजें हैं, है ना, कई कमियां हैं डेमोक्रेसी में, वो देखेंगे। तो सबसे पहली है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। तो नेचुरल सी बात है, होते तो है ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन देखो हर 2 साल में राज्यसभा में 2/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं। तो लोकतंत्र में नेता बदलने से थोड़ी अस्थिरता पैदा जरूर हो जाती है। लोकतंत्र राजनीतिक लड़ाई व सत्ता का खेल है, इसमें नैतिकता नहीं होती, इसमें मोरलिटी की कोई जगह नहीं होती है। ये भी एक कमी कह सकते हैं लोकतंत्र की, ये राजनीतिक लड़ाइयों पर आधारित होती है। अधिक लोगों में बहस और चर्चा होने से फैसले में देरी होती है। कोई त्वरित निर्णय लेना होता है हो तो लोकतंत्र में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं। तो उसमें बहस और चर्चा में समय ज़्यादा लग जाता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, जिससे खराब फैसले हो जाते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट हो गए जनता के द्वारा, ठीक है, लेकिन उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का भला किस चीज़ में होगा, और वो उसके खिलाफ भी कई बार फैसले ले लेते हैं। तो ये भी कमी है। इसमें चुनाव खर्चीले होते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है। अब नेचुरल है, चुनाव में ये जीतने के लिए बड़ी-बड़ी पार्टियाँ अपना पूरा दमखम लगा देती है, बहुत पैसा लगा देती है, जिससे देखो उस पैसे की भरपाई करने के लिए यहाँ पर ये भ्रष्टाचार भी करने लग जाती है। वोट देने वाली जनता को खुद अपने इंटरेस्ट या हित का पता ही नहीं होता। इसका मतलब मैंने नीचे लिखा है, मतलब भाषण व चेहरे के आधार पर वोट दे देते हैं, जो गलत नेता को ले आती है और फिर 5 साल पछताने के और भोगने के अलावा कोई काम रहता नहीं है, ठीक है। तो वोट देते वक्त ही जनता अलर्ट नहीं होती है ना, और थोड़े से लालच के चक्कर में वोट दे देती है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है दोस्तों, ये लोकतंत्र की कमियां हैं। देखो कोई भी शासन व्यवस्था अपने आप में पूरी तो है नहीं, तो ये कमियां हम लोकतंत्र की कह सकते हैं। और पार्ट फर्स्ट में हमने जो विशेषता देखी वो तो अपने आप में सुपर्ब भी है। तो उन विशेषताओं के आधार पर तो लोकतंत्र है ही, लेकिन ये थोड़ी कमियां लोकतंत्र की ये सभी है। आगे हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, लोकतंत्र दूसरी शासन व्यवस्था से बेस्ट है पर सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। ये हमारे एनसीईआरटी में लास्ट में इसका रिजल्ट दिया गया है, कॉन्सिक्वेंस दिया गया है, इतनी कमियां बता दी गई लोकतंत्र में, इतनी डीमेरिट बता दी गई। फिर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र दूसरी शासन व्यवस्था तो बेस्ट है। ये तो जो है 100% सही है कि दूसरी जो तानाशाही शासन व्यवस्था है ना, उनके शोषण की व्यवस्थाओं से तो काफी बेस्ट है लोकतंत्र। बस ये सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हर शासन व्यवस्था में पाई जाती है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या लोकतंत्र के क्या फायदे हैं या लोकतंत्र की मेरिट क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाई गई है। यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र की जो मेरिट है या जो पक्ष में तर्क है या जो लाभ है, वो एक्चुअल में विशेषताएं भी वही होती है। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में 4 विशेषताएं देखी थी ना, तो वो चारों विशेषताएं एक्चुअल में इसके लाभ ही हैं, इसके पक्ष में तर्क ही है लोकतंत्र में, ठीक है। हम देखते हैं हम लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट, लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, जनता के प्रति और जवाबदेही शासन व्यवस्था है। नेचुरल है, 5 साल के लिए कोई नेता चुन के आएगा तो वह जनता के हित में ही काम करेगा और जनता के प्रति जवाबदेही भी होता है, उत्तरदायी भी होता है वो, ठीक है।
फिर है सेकंड, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अभी हमने देखा ना, बहुत बहस होती है, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से प्रतिनिधि होते हैं, बहुत बहस और चर्चा होती है, तो उससे देखो समय तो लगता है, वो तो डिमेरिट थी, समय तो लगता है, बट उससे निर्णय बहुत बेटर निकल कर आता है, जनता के हित में निर्णय निकल कर आता है। थर्ड, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अब हमारे जो हिंदुस्तान का ही एग्जाम्पल ले लें तो कितनी जनता है, इतने जनता के अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग हित है, अलग अलग जो है निर्णय है, ठीक है, अलग अलग विचार है। तो इतने मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका एकमात्र लोकतंत्र ही है दोस्तों, ठीक है। उनके प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे और वह अपने अपने हितों की बात अपने अपने जनता के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इन मतभेदों और टकराव को कौन सी शासन व्यवस्था संभाल सकती है? लोकतंत्र संभाल सकते हैं। फिर है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें जब इतने 6 राइट्स दिए हैं, तो वहां पर डिग्निटी तो, सिविल्स की डिग्निटी तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मजबूत कर दी है ना, आत्मसम्मान। तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतंत्र में जब 5 साल जब आए हुए प्रतिनिधि जनता के बारे में सोचेंगे, उनके हित के बारे में सोचेंगे, तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ये दोनों तीनों बातें मैंने यही क्लियर कर दी है कि लोकतंत्र में गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। कैसे? या तो शासक समूह है, अपना फैसला बदल लो, या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। तो कैसे गलती ठीक हो रही है? अगर सत्ता के द्वारा, ठीक है, अगर सत्ता पक्ष के द्वारा कोई गलत फैसला ले लिया गया जिसका जनता विरोध कर रही है, तो सत्ता पक्ष वापस आने के लिए, 5 साल के बाद में वापस आने के लिए क्या करेगा? उन रूल्स में फेरबदल करेगा जो उसने बनाए हैं और जनता को पसंद नहीं है, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, जनता के अकॉर्डिंग उन रूल्स को चेंज नहीं करता है, ठीक है, जनता के अकॉर्डिंग रूल्स नहीं बनाता है, तो जनता क्या करेगी? 5 साल बाद में उसको ओवरथ्रो कर देगी, वोट ही नहीं देगी, ठीक है। तो ये गलती ठीक करने का अवसर इस प्रकार से देता है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। अगर कोई सत्ता पक्ष में हमारी जो सरकार के द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं, तो जनता विरोध करती है ना, तो विरोध कर सकते हैं, सार्वजनिक बहस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है लेकिन लोकतंत्र में ऐसा, गैर लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो, लोकतंत्र में तो ये सब कर सकते हैं हम, विरोध भी कर देंगे, जो है बहस चर्चाएं भी होती है खुलेआम टीवी पर, ऑनलाइन वगैरह भी। लेकिन गैर लोकतांत्रिक अगर सरकार है, तानाशाही अगर सरकार है, तो विरोध तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। ना विरोध कर सकते हैं, ना बहस कर सकते हैं, ना चर्चा कर सकते हैं, ना उन रूल्स के खिलाफ बोल सकते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि लोकतंत्र कितना फायदेमंद है, लोकतंत्र सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था क्यों है। अब इनको वन बाय वन थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अब पक्ष में ये 5 तर्क आए थे ना, तो 5वां तो मैंने यहीं कहीं समझा दिया। बाकी देखो, इसके पक्ष में पहला तर्क क्या था कि यह है अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक उत्तरदायी है। कैसे? 1958 से 61 का अकाल पड़ा था दोस्तों। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। चीन में अकाल पड़ा और भारत में भी वही अकाल पड़ा। अकाल तो सारे विश्व में ही पड़ा था, ये इस वक्त था ना। तो चीन में क्या स्थिति हुई? चीन में 3 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए दोस्तों। और भारत में इसकी तुलना में बहुत कम लोगों की मौत हुई। खाद्य सुरक्षा पर अधिक हमारी सरकार ने काम किया। तो इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। साफ डिफरेंस से दिख रहा है ना। यहाँ मौतों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो रहा है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा पर इतना अधिक काम हुआ कि यहाँ पर मौतें उतनी नहीं हुई। मतलब क्या निकला? लोकतंत्र लोगों के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी है। इस यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट थी उसको पता था कि इस भुखमरी में अगर हम जनता की नहीं सोच रहे हैं, तो 5 साल के बाद में जब इलेक्शन होंगे तो जनता हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। तो ये उत्तरदायी हो गई, ये अकाउंटेबल हो गई जनता के प्रति, ठीक है। जबकि चीन में बहुदलीय व्यवस्था है, ना तो बहुदलीय व्यवस्था है, एक ही दल चल रहा है ना। चाइना में हमने एग्जाम्पल देखा था। तो चीन में ना तो बहुदलीय व्यवस्था है, ना विपक्षी दल है इनको रोकने के लिए, ना स्वतंत्र मीडिया है इनका विरोध करने के लिए। तो अब इनकी इच्छा हुई तो भुखमरी पर काम कर लिया, नहीं तो नहीं किया। यही कारण है यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक मौतें हुई, ठीक है। अतः गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से नहीं है, तो ये जनता पर ध्यान दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में सरकार जनता पर ध्यान जरूर देती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में वापस आना होता है। ये पक्ष में तर्क हो गया। अब आगे देखिए,
पक्ष में तर्क दूसरा हमने क्या देखा था, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो बेहतर निर्णय देखो कैसे लेते हैं, लोकतंत्र में फैसले अधिक लोग करते हैं, चर्चा बैठ के बहस होती है, अनेक लोगों की सोच मिक्स होती है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है, समय अधिक लगता है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना और उग्र फैसलों की संभावना बहुत कम हो जाती है लोकतंत्र में। इससे बहुत ही बेस्ट जो है जनता के लिए पॉलिसीज निकल के आती है। ठीक है, तीसरा पक्ष में तर्क क्या था कि मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका लोकतंत्र है। कैसे, देश में विविध पंथ है, धर्म है, भाषा जो है पसंद नापसंद, जाति मान्यता, इनमें टकराव तो होगा ही होगा। विविधता के कारण सभी के अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग पसंद होती है, जिससे आपस में मतभेद और टकराव हो सकते हैं। लोकतंत्र इतना शांतिपूर्ण समाधान है, यहाँ अलग अलग समूह शांतिपूर्ण तरीके से साथ साथ रहते हैं। ठीक है, वो अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव उनके भेज देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव संसद में इनके हितों की बात उठाता है, सभी को मान्य होता है, तो इनके हितों की सुरक्षा भी हो जाती है। आगे है लोकतंत्र में राजनीतिक समानता है, बिल्कुल है। समानता मतलब गरीब अमीर हो, शिक्षित अशिक्षित हो, पुरुष महिला हो, सभी को एक ही समान वोट देने का अधिकार है, और उस वोट की सभी की इक्वल वैल्यू है, समान वैल्यू है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में हो गए हैं पक्ष में तर्क। लोकतंत्र फायदेमंद शासन व्यवस्था क्यों है, लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो उसके लाभ क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, ये यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा। मतलब पूरे लेसन में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी, उसकी परिभाषा देखी, फिर उसकी विशेषताएं देखी, है ना। फिर लोकतंत्र ही क्यों हमारे देश में, तो उसका तो आंसर यही होगा ना कि लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क दें और लोकतंत्र के विपक्ष में भी तर्क दें। और लास्ट में है कि लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा। तो पूरे लेसन में जितने भी लोकतंत्र के बारे में सीख थी, उससे हटकर ये परिभाषा है कि लोकतंत्र एक नॉर्मल शासन व्यवस्था ही नहीं है, इसकी अपने आप में ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है। कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो देखो दोस्तों, मुख्य रूप से लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो नाम से ही पता लग रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जनता निर्णय में भाग लेती है, देश के सभी लोग संसद में भाग लेते हैं, निर्णय करते हैं। जैसे एथेंस की गवर्नमेंट में ऐसे ही होता था। ठीक है, तो सारी की सारी जनता ही, जब भी फैसले का काम होगा, जब भी कानून बनेगा, तो देश की सारी जनता वहां जाएगी और उस निर्णय प्रक्रिया में भाग लेगी। तो देखो ये कितना जो है टफ है, ये यहाँ पर कितनी मुश्किल है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें प्रमुख रूप है प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम पूरी जनता वोट दे देती है, अपने प्रतिनिधि चुन देती है, और वो प्रतिनिधि इनके हितों की रक्षा करते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि चुन देती है और प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। यहाँ जनता निर्णय प्रक्रिया में भाग ले रही है, यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर पार्टिसिपेट कर लेंगे और निर्णय ले लेंगे। ठीक है, वर्तमान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था। तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था, सबसे पॉपुलर शासन व्यवस्था कौन सी है, प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा से क्या समझे हम कि जो लोकतंत्र है, अब पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र की अर्थ, परिभाषा, लाभ, हानि, विशेषताएं, ये सभी। लेकिन ये लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, कम से कम लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, अर्थ परिभाषा, है ना, मेरिट के हिसाब से। लेकिन अच्छा लोकतंत्र किसे कहेंगे, अच्छे लोकतंत्र में ये सभी तो होगा ही होगा। ठीक है, अर्थ परिभाषा, लाभ, हानि वगैरह वो तो है ही, विशेषताएं वगैरह। लेकिन इससे आगे जाकर लोकतंत्र अर्थात समानता, सहयोग को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करना। ठीक है, समानता और जो सहयोग की भावना है ना, वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो जाए तो वह बेस्ट लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र एक सरकार से परे एक संगठन है। लोकतंत्र केवल सरकार ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, ये एक ग्रुप है, ये एक संगठन है। लोकतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षेत्र में लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है, हर क्षेत्र में डेमोक्रेसी को उतारा जा सकता है। कैसे, परिवार में रहते हैं तो सभी के विचार विमर्श से अगर फैसला लिया जाए, ठीक है, आपसी जो है चर्चा से, विचार विमर्श से फैसला लें तो वो डेमोक्रेसी है। अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो शिक्षक अपनी कक्षा में सभी को बराबर महत्व दे, इंटेलिजेंट बच्चे या वीक बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं करे, तो वहां पर डेमोक्रेसी लागू हो सकती है।
अर्थात लोकतांत्रिक मानसिकता होनी चाहिए दोस्तों अपने, ठीक है। देश में लोकतंत्र की शर्तें, आदर्श, लाभ, हानि, अर्थ, परिभाषा से कुछ नहीं होगा। सामान्य जनता की मानसिकता लोकतांत्रिक होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मानसिकता लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तभी बहुत अच्छे तरीके से देश में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। लोकतांत्रिक फैसला छोटे से बड़ा सभी नेता इससे भाग ले व उनके विचार को महत्व दिया जाए। अब गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक मानसिकता कैसे हो कि छोटे से बड़ा कोई सा भी नेता हो, ऐसा नहीं किसी बड़े नेता को इम्पोर्टेंस दिया जाए, नहीं, कोई छोटा नेता हो तो उसको भी बराबर महत्व मिले, उसको भी बराबर बोलने का हक मिले, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र केवल सरकार नहीं बल्कि यह एक भावना है, ये फीलिंग में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी फीलिंग में आनी चाहिए। फीलिंग में कब आएगी? जब हम दूसरों से सहयोग करेंगे, प्रेम से रहेंगे, समानता स्थापित करेंगे, ठीक है। तो फीलिंग में आपकी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, मतलब जनता को निर्णय में शामिल करो, जनता इसमें भाग भी ले। लोकतंत्र जीवन जीने का तरीका है। लोकतंत्र का प्रयोग कुछ आदर्श को के लिए भी करते हैं। कुछ आदर्श भी है लोकतंत्र के, तो आदर्श में सबसे पहले महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आता है कि देश में लोकतंत्र तभी आएगा जब कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब सीधा यही नहीं है कि सबको रोटी दे दो, इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है। क्या मतलब है इसका? समानता, न्याय, लोकहित से लोकतंत्र में सामान्य जनता की परेशानियां, समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब डेमोक्रेसी हमारी फीलिंग में आने लगी, गवर्नमेंट की फीलिंग में, है ना, भावना में अगर डेमोक्रेसी है तो वो क्या करेगी? समानता स्थापित करेगी, न्याय स्थापित करेगी, लोकहित में काम करेगी। और जब ये सभी चीजें जब जनता के हित में हो जाएगी तो जनता की परेशानियां क्या है, जनता की समस्याएं क्या है, ये एक प्रतिनिधि समझने लग जाएगा और वह उसको खत्म करने के लिए प्रयास करेगा। सरकार को जनता की समस्याएं पता लगनी चाहिए और उसको खत्म करने की कोशिश सरकार के द्वारा करनी चाहिए। यही है सच्चा लोकतंत्र। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब देश में कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। लोकतंत्र में समान वोट, एक वोट के साथ जनता को सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन मिलने चाहिए। इसके आगे इन्होंने कहा कि समान वोट तो दो, एक वोट और समान मूल्य तो दो, उसके साथ सूचना की समान उपलब्धता भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई सा भी जो डिपार्टमेंट है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वो अभी प्रेजेंट में है भी, ऑनलाइन हर चीज की इंक्वायरी जो है अपने ऑनलाइन प्रेजेंट रहती है। बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए देशवासियों को, बुनियादी संसाधन मिलने चाहिए, राजनीति में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ये सभी बातें जब गवर्नमेंट अपना लेगी, सामान्य नागरिक अपना लेंगे, तो हमारा लोकतंत्र एक बहुत ही बेस्ट लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। बहुत ही वृहत्तर परिभाषा है ये लोकतंत्र की। अब देखिए, एक ये लाइन देकर आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करो। तो हाँ, किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो है बट आदर्श लोकतंत्र नहीं है। कौन सा वाला नहीं है? वृहत्तर परिभाषा वाला। अभी पढ़ा ना हमने, फीलिंग में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, गवर्नमेंट की फीलिंग में सहयोग, समानता आनी चाहिए, देश की परिस्थितियों के हिसाब से जनता के हित में अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो वहां आदर्श लोकतंत्र होगा, है ना। तो किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को देखिए, इन दो चार बातों से क्लियर करेंगे। लोकतंत्र केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, सक्रिय भागीदारी लोग ही करेंगे। लोकतंत्र क्या करता है? केवल जो है परिस्थितियां उत्पन्न करती है। लोकतंत्र में परिस्थितियां रहती है, समस्याएं रहती है, लेकिन भागीदारी कौन करेगा? जनता। मतलब लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो जाए, उसके लिए अथक प्रयास किसको करने पड़ेंगे? सक्रिय जनता को। ठीक है, मैंने सक्रिय क्यों बोला? कि जनता सोई नहीं रहे, वोट देते वक्त भी सक्रिय रहे, वोट का रिजल्ट आए तब भी सक्रिय रहे, नेता क्या काम कर रहा है सक्रिय रहे, कोई पार्टी उनके कितना विपक्ष में जा रही है, कितना पक्ष में जनता के हित में काम कर रही है, ये सभी नॉलेज जनता को रखनी ही चाहिए। ठीक है, आगे लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में जनता को खुद प्रयास करने होंगे, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो। लोकतंत्र और अधिक मजबूत कब होगा? कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें जनता भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, अपना समर्थन दे, अपना विरोध दे, तब जाकर लोकतंत्र अधिक मजबूत बनता है। नागरिक ही देश को अधिक लोकतांत्रिक या कम लोकतांत्रिक बना सकते हैं, अर्थात जनता की अहम भूमिका होगी। देश का विकास इस पर निर्भर करता है, शासक के कार्य पर प्लस जनता के कार्य पर। तो किसी भी देश का विकास केवल रूलर पार्टी के काम करने से नहीं होगा दोस्तों, केवल गवर्नमेंट के काम करने से नहीं होगा। सामान्य जनता को भी सक्रियता दिखानी होगी, सामान्य जनता को भी भागीदारी निभानी होगी। मतलब जनता की सक्रियता से, जनता के नॉलेज से, जनता के पार्टिसिपेशन से ही जो रूलिंग पार्टी है वो कंट्रोल्ड रहती है और वो देश हित में काम करती है, जिससे एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। ठीक है,
तो कोई भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, लेकिन आदर्श लोकतंत्र बनाया जा सकता है इन कार्यों के द्वारा। जनता अगर एक्टिव रहेगी तो देश में आदर्श लोकतंत्र भी स्थापित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रकार लोकतंत्र में जो अधिकार एक नागरिक को मिलते हैं वह अन्य व्यवस्थाओं में नहीं मिलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो सिविल राइट्स हमें मिले हुए हैं वो अन्य सरकारों में नहीं है, तो लोकतंत्र अपने आप में बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने एंड हो गया है दोस्तों इस लेसन का। और नोट्स कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं वापस समझा दूंगी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आरपीएससी लर्निंग वर्ड को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।